हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अमेंडमेंट्स टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017। तो अभी क्या है, रिसेंटली पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, नाम से समझ में आ रहा है कि हम क्या चाह रहे हैं, जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको प्रेफरेंस दें। तो ये ऑर्डर को अमेंड किया गया है 2017 वाले, सो दैट हम अपने लोकल सप्लायर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकें। अब हम देखते हैं जो हमने ऑर्डर अमेंड किया है, क्या इनके हाईलाइट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो मिनिस्ट्रीज या जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे हायर मिनिमम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2 लोकल सप्लायर्स। मतलब सिंपल बात ये कि अगर आपके लोकल में कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंडिया का मतलब कि डोमेस्टिक कंटेंट कितना होना चाहिए, उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। इससे पहले जो क्लास 1 लोकल सप्लायर्स है वो लोकल सप्लायर्स वो होते हैं जिनका लोकल कंटेंट मोर देन या फिर इक्वल टू 50% हो, और क्लास 2 सप्लायर्स होते हैं जहाँ पे लोकल कंटेंट 20 से 50% के बीच में हो। लोकल कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जो आइटम की जो टोटल वैल्यू है उसमें जो इम्पोर्टेड कंटेंट हो वो थोड़ा कम हो। मतलब कि अगर आपने एक ईंट बनाई है, सपोज फॉर एक ब्रिक बनाई है, तो उसमें मतलब कि लोकल कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो। अगर क्लास 1 होगा तो 50% से ज़्यादा हो, और इम्पोर्टेड कंटेंट थोड़ा कम हो। फाइन। इसमें क्या होगा, जो फॉरेन सर्टिफिकेशंस और जो अनरीजनेबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ब्रांड्स या मॉडल्स उनको हम स्पेसिफाई करेंगे, सो दैट हम डॉक्यूमेंट को परचेज कर सकें। कि अगर वो रेस्ट्रिक्टिव होगा, मतलब कि अगर कोई आइटम ऐसा है जिसमें फॉरेन कंटेंट ज़्यादा है तो उनको स्पेसिफाई करेंगे और उसको हम रिस्ट्रिक्टिव बनाएंगे। एंड डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस अगेंस्ट द लोकल सप्लायर्स, मतलब समझ आके कि हर जगह हम क्या कर रहे हैं, अपने लोकल सप्लायर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। फाइन। इसका जो फॉरेन सर्टिफिकेशन होगा वो अप्रूवल उसको लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न। इसके अलावा जो कंट्रीज जिनको अलाउ नहीं है कि entities of countries which do not allow Indian companies to participate in their government procurement for any item shall not be allowed to participate। मैं सिंपल बात है कि किसी और कंट्री की अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया की कंपनी को अलाउड नहीं करती, तो वही सेम क्या है, हमारी इंडिया भी उस कंट्री की किसी कंपनी को अलाउ नहीं करेगी कि वो हमारी कुछ गवर्नमेंट से कुछ परचेज कर सके इंडिया से फॉर ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू द दैट नोडल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फॉर द लिस्ट ऑफ आइटम्स जो पब्लिश की गई है बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स हैं जो 1000 करोड़ से ज़्यादा, मतलब एक साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा प्रोक्योर करती हैं, परचेज करती हैं, तो उनको अपने प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्शंस को नोटिफाई करना होगा अगले 5 साल तक। मतलब कि अगले 5 साल तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज क्या क्या खरीदना चाहती हैं उनको नोटिफाई करना होगा अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर। इसके अलावा एक अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू प्रोक्योरमेंट, मतलब कि सिंपल बात है कि अगर आप किसी फॉरेन कंपनी से कुछ माल खरीद रहे हैं तो उसकी आप मैक्सिमम कितना परचेज कर सकते हो, मतलब 1000 करोड़ तक कर सकते हो, 2000 करोड़ तक कर सकते हो। तो अपर जो वैल्यू होगी प्रोक्योरमेंट की, मतलब कि आप फॉरेन कंपनी से उससे बियॉन्ड नहीं खरीद कर सकते। और अगर आप कर रहे हो तो आपको एक जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा इंडिया कंपनी के साथ, सो दैट आप मतलब कि हमारी लोकल सप्लायर्स की पार्टिसिपेशन को हम बढ़ा सकें। अब जब हम पढ़ लेते हैं जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017 में आया था, इसको हमने इशू किया था अंडर द जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, सो दैट हम अपना पब्लिक प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिक वैल्यू को और ज़्यादा ऐड कर सकें। इसके में हमने जून 2020 में इस पब्लिक प्रोक्योरमेंट को रिवाइज किया है, और इसमें ओनली जो क्लास 1 एंड क्लास 2 जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको एलिजिबल किया कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी गुड सर्विसेज या वर्क्स को अगर परचेज करना हो तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें परचेज की वैल्यू लेस देन 200 करोड़ से कम की वैल्यू अगर किसको परचेज करना है तो उसमें क्लास 1 और क्लास 2 के लोकल सप्लायर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल है ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल डिपार्टमेंट या कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी जो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल जॉइंट वेंचर, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। अगर लोकल कंटेंट, ऑफ कोर्स अब आपका लोकल कंटेंट इसमें 50% है या नहीं, 20 to 50% है नहीं, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन आपको देना होगा। और जो नोडल मिनिस्ट्रीज है वो एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, जिसमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल मेंबर्स हो सकते हैं जो आपके मतलब कि आइटम को वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें सेल्फ कंटेंट एक्चुअल में इतना है या नहीं होगा। एक कमेटी होगी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की, जो क्या करेगी, आप कितना उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको मॉनिटर करेगी। इसके अलावा वो क्या मेजर्स लिए गए सो दैट हम अपने लोकल सप्लायर्स को प्रमोट कर सके पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। एक आया था पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर द MSCs ऑर्डर 2018, इसको नोटिफाई किया था अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट 2006।
इसके अंदर हर एक जो सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो PSUs हैं उसका टारगेट होता है कि हर साल वो कम से कम जो 25% जो भी अपना प्लास्टिक सेक्टर से रहे, और उसमें भी हम चाहते हैं कि 4% जो 3% जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो हम उन एंटरप्रेन्योर से लें जो SC/ST से बिलोंग करते हैं या फिर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर से करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। देखो इसको हमने 2016 में लॉन्च किया गया था, हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। ये एक पोर्टल होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो कॉमन यूज़ के जो गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, उनको खरीद सकती हैं। फाइन, एक सेकेंड। इसके अलावा इसको इंटीग्रेट किया गया विद द सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ जो इनडायरेक्टली काम कर रहा है टुवर्ड्स द यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट। मतलब सिंपल बात है गाइस, हम काफ़ी बार पढ़ते हैं गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट्स हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई या जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो अब यहाँ पे सेल एंड परचेज कर सकते हैं। और ये ऑपरेट होता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। इसका मीन कि हम क्या कर सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सके, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सके और अपनी जो प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस उसको सिंप्लीफाई कर सके। ये जो भी परचेज होती है थ्रू दिस पोर्टल उसको मैंडेटरी बना रखा है बाय द मिनिस्टर, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट अगर कुछ परचेज करे तो उसको इसी पोर्टल के थ्रू करना है। फाइन, पूरी मैंडेटरी किसने बना रखी है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। एक सेकेंड। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी के रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अप्रूव किया है। कहाँ पे, साउथ एंड लॉजिस्टिक हब इन द यूपी। फाइन, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे अप्रूव किया, यूपी में। अब हम इसमें देख लेते हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने अप्रूव किया कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पे और कर्नाटक के तुमारकू में अंडर द चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अलावा देखो जो इंडस्ट्रियल नोड्स हम बना रहे हैं या जो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती हैं जिसको हम डेवलप इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम उनको क्या क्या प्रोवाइड कर सकें। एक तो न्यू, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हम डेवलप कर सकें, ग्रीन फील्ड मतलब कि न्यू, राइट, इंडस्ट्रियल सिटीज़ को हम डेवलप कर सकें और प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ। इसके अलावा हम उसको वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर सकें, ICT इनेबल्ड यूटिलिटीज़ जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड हम सब कुछ प्रोवाइड कर सकें। आप देख सकते हो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन कौन से हैं। एक तो बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक है अन्नाकपल्ली मिदापुर टनल है, एक ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। फाइन, आप ऊपर भी देख सकते हो, एक है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आप ये देख सकते हो किसको किससे कनेक्ट करता है, एक है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये कुछ 4-5 कॉरिडोर हैं जिसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फाइन, अब आप इसमें देख सकते हो जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो क्या क्या, इसमें कौन कौन से टनल्स हैं ये आप देख सकते हो। फाइन, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, राजपुरा पटियाला पंजाब में, साहा हरियाणा है, खुरपिया, ये आप देख सकते हो, ये आप पढ़ लेना। फाइन, इसके अलावा हमारा मतलब कि हम क्यों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप कर रहे हैं, सो दैट हम क्या कर सकें, लैंड पार्सल्स दे सकते हो तो इमीडिएटली अलॉट कर सकें, और वो हम क्यों कर सकते हैं, सो दैट हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, सो दैट ईजिली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा माल है उसको मूवमेंट कर सके पोर्ट्स के थ्रू या फिर किसी भी अलग मतलब कि चाहे रोड्स के थ्रू इसको हम क्या कर सकें, मूवमेंट कर सकें और रिलायबल पावर दे सकें और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। हाई वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो CBIC है, दैट इज द चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसने क्या बोले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ईच CBI। अब आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से कॉरिडोर में कौन कौन से स्टेट्स कवर है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है उसको भी अप्रूव किया गया कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, सो दैट हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना सके ग्लोबल वैल्यू चेन में। सिंपल बात है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और क्यों करना है, सो दैट हमारा हम मतलब कि ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना सके। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। काफ़ी बार हम पढ़ते हैं, आपको एक बार सिंपल बता देती हूँ। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का मतलब क्या है, जैसे अगर हम इसका एम ये कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज है वो इन्वेस्ट करें, और जितनी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे तो हम उनको एक तरह का रिबेट देंगे या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। फाइन, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम रेफर्स टू द रिबेट, मतलब कि जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिकली उनको कुछ रिबेट देंगे। इस रिबेट को हम कैलकुलेट करेंगे एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर जो अपना माल बेच रहा है उसका कुछ परसेंटेज हम उसको एज अ रिबेट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम PLI स्कीम किस किस में देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम 4 से 6% की रिबेट देते हैं जो भी प्रोड्यूसर अगर ज़्यादा अच्छा सेल करता है। फाइन, रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, PLI स्कीम 10 और सेक्टर्स में क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट क्या था और इंडिया में PLI स्कीम का क्या स्टेटस है, जरा हम देख लेते हैं। इस अनाउंसमेंट से पहले सेंटर ने PLI स्कीम ऑलरेडी कहाँ कहाँ सेक्टर में अप्लाई कर रखा है। एक तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आपको पता ही है हम इसमें इसलिए करें क्योंकि आपको पता है इंडिया जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है,
लेकिन वो API के लिए, दैट इज़ द रॉ मटेरियल जो जेनरिक मेडिसिन को बनाने के लिए लगता है, वो हम उसकी इंपोर्ट पे स्पेशली चाइना पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो इंडिया चाह रहा है कि इसको आत्मनिर्भर बनाएं हम इस सेक्टर में, तो इसलिए PLI स्कीम हम इसमें ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स में हमने काफ़ी बार पढ़ा है। इस अनाउंसमेंट से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो PLI स्कीम है उसको 10 और सेक्टर्स में एक्सटेंड किया है, जिसकी वर्थ 2 लाख करोड़ होगी अगले 5 सालों के लिए। अब आप देख सकते हैं 10 सेक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो है ACC बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स, जिसमें AC और LED कवर होता है, सो यू शुड नो अबाउट व्हाट आर द वाइट गुड्स। नेक्स्ट है एंड स्पेशलिटी स्टील। जो फाइनल प्रपोजल है PLI का कि इंडिविजुअल सेक्टर्स के लिए, वो कौन अप्रेस करेगा, बाय द एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, और इसको अप्रूव किया जाएगा कैबिनेट के द्वारा। अगर हम PLI स्कीम से कुछ भी जो सेविंग्स आती हैं उसको हम यूटिलाइज करेंगे, सो दैट हम किसी और सेक्टर को फंड कर सके। कोई भी PLI में अगर कोई हम न्यू सेक्टर को कवर करते हैं तो उसके लिए हम पहले कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए। जैसे हम इनको 10 सेक्टर को ऐड किया, तो ऑफकोर्स इसमें हमने कैबिनेट से अप्रूवल हमें चाहिए। ठीक है, तो हम जरा देख लेते हैं PLI स्कीम के क्या क्या फीचर्स होंगे। देखो, ये जो स्कीम होती है वो आउटकम बेस्ड होता है, मतलब कि हम पहले सोच के चलते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो आउटकम बेस्ड होते हैं। मतलब कि जो इंसेंटिव्स होगा वो डिस्पर्स होता है, मतलब कि हर एक प्रोड्यूसर कितना ज़्यादा आउटकम देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनको इंसेंटिव्स देंगे। फाइन, इसके अलावा जो इंसेंटिव्स कितना देंगे उसकी जो कैलकुलेशन होगा वो भी डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितना इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन किया, मतलब कि 100 टन से ज़्यादा अगर कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट प्रोडक्शन किया है और कितना उसका ग्रोथ है। फिर स्कीम फोकस करती है साइज पे, स्केल पे, और उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है जो वह डिलीवर कर सकते हैं अच्छी वॉल्यूम्स। इसके अलावा जो हम सेक्टर सेलेक्ट करते हैं वो सेक्टर सेलेक्ट करें, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करा है, ये हम इसलिए करें सो दैट वो टेक्नोलॉजी, हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमें प्रोवाइड कर सकें, सो दैट हम अपना ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट कर सकें, जॉब क्रिएट कर सकें, और रूरल इकोनॉमी में हम क्या कर सकें, उनको थोड़ा बूस्ट कर सकें। फाइन, इसके अलावा जो डिज़ाइन था पहली PLI स्कीम का इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के साथ कंपेटिबल था, बिकॉज जो हमारी सपोर्ट चाहिए थी वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट और वैल्यू एडिशन पे लिंक्ड नहीं था। नेक्स्ट है MSME सेक्टर। अभी क्या इंडिया में MSME सेक्टर का हम देख लेते हैं। MSME आपको पता ही होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में इसको क्लासीफाई किया जाता है एज पर कंपोजिट क्राइटेरिया। फाइन, तो अभी आपको पता होना चाहिए MSME मतलब कि माइक्रो इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, स्मॉल और मीडियम, वैसे हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। क्लासिफिकेशन हम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की। एक सेकेंड, यस, तो आप देख सकते हो माइक्रो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जिसकी 1 करोड़ से कम हो और एनुअल टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से कम हो उसको माइक्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज उसे बोलते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। और मीडियम इंडस्ट्रीज हम उन्हें बोलते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो और एनुअल टर्नओवर उस कंपनी का 250 करोड़ से कम हो। फाइन, तो इस हिसाब से हम MSME को क्लासीफाई करते हैं, डिपेंड करते हैं उसके इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट आप किस पे करते हो, प्लांट पे, मशीनरी पे, और एनुअल टर्नओवर पे हम इसको ऐसे क्लासीफाई करते हैं। अब आप देख सकते हो हमारे इंडिया के लिए MSME सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट हमारे इंडिया में इस तरह के 55.8 मिलियन एंटरप्राइज हैं जो नियर अबाउट 124 मिलियन लोगों को रोजगार देती है, और इंडिया के GDP में 29% इसका कंट्रीब्यूशन है, और एक्सपोर्ट्स में 45% कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है लोगों की इनकम बढ़ाने में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, वुमेन को एम्पावर करने में, और ट्रेडिशनल गुड्स को प्रमोट करने में। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट हम MSME सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। सबसे पहले क्या, इमरजेंसी क्रेडिट एंड गारंटी स्कीम। सिंपल बात ये कि मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या होता है। सपोज करो अगर कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन MSME को लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस बैंक को खतरा रहता है कि वो मेरा लोन वापस देगा या नहीं देगा। तो इसलिए जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड होती है वो क्या करता है, 100% बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी देता है कि आपका पैसा, हमारी गारंटी है कि आपको मिलेगा। फाइन, अंडर द स्कीम 100% गारंटी कवरेज टू द प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टेड कंपनी लिमिटेड, सो दैट वो क्या कर सके, कोलैटरल फ्री, मतलब कि बिना किसी सिक्योरिटी के क्या करेगा, वो लोन ले सकता है 3 लाख करोड़ तक का एलिजिबल MSMEs और जो भी इंटरेस्टेड मुद्रा बोरोअर्स होते हैं, किसकी फॉर्म में, गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। फाइन, अब ये क्या होता है गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, ये एक तरह का लोन होता है जिसमें 100% गारंटी देता है कौन, यही नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, किसको, उस मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो भी बैंक हो गया या कोई भी NBFC है जो भी उसको लोन दे रहा है उसको 100% गारंटी देगा। फाइन,
इसके अलावा फंड को क्रिएट किया गया सो दैट हम 50,000 करोड़ तक की मतलब कि जो शेयर है उसको इन्फ्लूज कर सके एमएसएमई सेक्टर में, सो दैट हम एमएसएमई के पोटेंशियल को बढ़ा सकें। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट है, इसमें नियर अबाउट 20,000 करोड़ तक की गारंटी कवर करता है जो भी प्रोमोटर्स को दिया जाता है जो डेप्ट लेता है। सिंपल बात है, एमएसएमई को जो भी लोन दे रहा है तो उनको हम गारंटी देते हैं 20,000 करोड़ तक की, सो दैट वो जो स्ट्रेस्ड एमएस मतलब कि जो एमएसएमई पहले से कुछ क्राइसिस फेस कर रही है तो उनमें वो इन्वेस्ट कर सके। इसको ऑपरेट किया जाता है बाय द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एमएसएमई में, और ये जो है ये 90% तक का जो डेप्ट है उसका गारंटी देता है। फाइन, अभी हमने पढ़ा ऊपर का 100% गारंटी देता है, लेकिन ये जो फंड है जो एंटरप्राइज है वो 90% तक का डेप्ट को गारंटी करती है, जिसमें और 10% कवर किया जाता है थ्रू अ कोलेटरल, मतलब कि अगर आपको इसके थ्रू लोन लेना तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इसलिए जो ग्लोबल टेंडर्स हैं उनको डिसअलाउ किया गवर्नमेंट्स ने अप टू ₹200 करोड़, सो दैट हम एमएसएमईज की हेल्प कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट, मतलब कि हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक एमएसएमईज हैं वो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उनसे खरीदे। फाइन, इसके अलावा एक आईसीटी बेस्ड सिस्टम चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया गया, हमने काफी बार पढ़ा है। इसको लॉन्च किया गया इसके द्वारा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये पोर्टल हेल्प करता है कि जो भी एमएसएमईज हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आप क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर सकते हो और नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बन सकते हो। और ये जो चैंपियन पोर्टल है इसको हमने फुली इंटीग्रेट किया है किसके साथ, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ, जो एमएसएमई की एक मिनिस्ट्री है और भी जो वेब बेस्ड मैकेनिज्म है उनके साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया गया। फाइन, अब आप ये देख सकते हो जो एमएसएमई को अभी हम उद्यम भी बोलते हैं, उद्यम, लेकिन रिसेंटली क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उन्होंने एक गाइडलाइंस ली गई है जिस हिसाब से हम एमएसएमईज को रजिस्टर कर सकते हैं या फिर उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन पे, जहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है या पेपर से सर्टिफिकेट से प्रूफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे जो मतलब कि रिस्क है वो बढ़ता है। देखो जो सीनियर डेप्ट है उसमें सबसे कम रिस्क होता है, सबऑर्डिनेट डेप्ट में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, प्रेफर्ड इक्विटी में और डेप्ट रिस्क बढ़ जाता है, कॉमन इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। हाउएवर हाईएस्ट प्रायोरिटी रीपेमेंट ऐसे जाता है। फाइन, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज द रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, दैट इज द ANICRI, दैट इज द अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लॉन्च। अब ये प्रोग्राम लॉन्च किया किसके द्वारा, एम के द्वारा, दैट इज द अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, सो दैट हम क्या कर सके इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं जो एमएसएमईज हैं वहाँ पे रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट कर सकें और हमारी इंडिया के जो एमएसएमईज हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकें। इसमें हम क्या करेंगे 50 लाख तक की फंडिंग सपोर्ट देंगे, सो दैट हम क्या कर सके जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से मतलब कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको स्पीडी डेवलप कर सके किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ये ड्राइव की जाएगी बाय द इसरो और 4 और मिनिस्ट्रीज के द्वारा, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा भारत क्राफ्ट पोर्टल एक ई कॉमर्स पोर्टल है जो प्लान किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लास्ट ईयर, सो दैट हम क्या कर सके एमएसएमई के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं उनको मार्केटिंग कर सकें। हाउएवर अभी तक ये जो पोर्टल है अच्छे से टेक ऑफ नहीं हुआ है बिकॉज इसमें बिजनेस प्लान की कमी रही है, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की अनअवेलेबिलिटी रही है और फंड्स की भी शॉर्टेज रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनिशिएटिव। टेक्निकल टेक्सटाइल हमने काफी पढ़ा है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। अभी के जो मिनिस्ट्री जैसे इसमें हम एग्जांपल तो जैसे हम पैराशूट का जो लाइक टेक्स जो मतलब कि पूरा कपड़ा होता है ना उसको हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अभी किया कि एक प्रपोजल सीख किया सो दैट हम एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप कर सके टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए, ठीक है। इसका एम ये कि हम क्या कर सके जो टेक्निकल टेक्सटाइल हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करें। फाइन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है, एग्जाम्पल दे दिया है कि पैराशूट। फाइन, तो अभी हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार देख लेते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है। हाँ देखो पढ़ लेते हैं पहले ये वाला। जो टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं और वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग हम इसलिए किए जाते हैं सो दैट वो टेक्निकल परफॉर्म कर सके, उसकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज होती है रेदर देन एस्थेटिक और डेकोरेटिव प्रैक्टिस, मतलब कि इसको कोई इंडिविजुअल भी इसको यूज़ कर सकता है या फिर ये किसी कंपोनेंट का एक पार्ट हो सकता है जो उस पर्टिकुलर आइटम का प्रॉपर्टीज बढ़ा सकते हैं। इसको 12 सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल नियरली हमारे इंडिया के टोटल टेक्सटाइल में से 13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और जो हमारी अपरेल मार्केट है जो गारमेंट्स की मार्केट है उसमें 13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और इंडिया की जीडीपी में 0.7% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, करता है। अब आप देख सकते हो इसको 12 मेजर सेगमेंट्स कौन कौन से हैं गाइस, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। मेडिटेक हो गया जैसे इसमें डायपर, सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजेबल आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स हो गया। ओकोटेक में क्या होते हैं कुछ रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया। प्रोटेक में कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स होगी, फायर रिटार्डेंट अपैरल्स हो गए, हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग होगी। एग्रोटेक में क्या होता है शेड नेट्स हो गए, कुछ फिशिंग नेट्स हो गए, तो ये सब इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। ये सब टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर है। क्लोथ टेक आप समझ गए होंगे
जिप फास्टनर, गारमेंट्स, अम्ब्रेला क्लोथ, शू लेसेस। होम टेक में क्या होगा, जैसे आपकी मैट्रेसेस होगी, पिल्लो फिलिंग्स, स्टफ टॉयज, ब्लाइंड एंड कारपेट। इंडो टेक में क्या होता है, कुछ कन्वेयर बेल्ट्स होगी, व्हीकल की जो सीट बेल्ट्स होगी। जियो टेक में क्या होता है, जियो ग्रिड्स, जियो नेट्स, जियो कंपोजिट्स होके। बिल टेक में क्या होता है, कॉटन कन्वेंस, टैक्सप्लेन, फ्लोर और वॉल कवरिंग्स। आपने देखा होगा कैसे वॉलपेपर्स आजकल कितना यूज़ किए जाते हैं। स्पोर्ट टेक में जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो मटेरियल हो गया, अभी पैराशूट, फैब्रिक हो गया, टेंट, स्विमवियर हो गया, ये सब हो गया। पैक टेक में क्या होता है, रैपिंग फैब्रिक्स, पॉलीफ्लिन, वुमेन के सैक्स हो गए, लिनो बैग्स, जूट सैक्स, ये सब क्या होता है, पैक टेक में है। मोबाइल टेक में एयर बैग्स हो गए, हेलमेट, नाइलॉन, टायर कार्ड, एयरलाइन डिस्पोजेबल। तो ये क्या है, मतलब कि टेक्निकल टेक्सटाइल से कुछ कंपोनेंट्स है। लो मैंने आपको बता ही दिया, अब आपको खुद भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंटली क्या है, जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू जाते हैं फॉर अदर प्रोडक्ट। अभी क्या जो डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होगी, मतलब कि हम क्या चाह रहे हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए एक स्पेशली एक सेटअप किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये एक वन ऑफ द कंपोनेंट है किसका, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का, जो इस साल हमने लॉन्च किया गया था। इसको हमने इसलिए लॉन्च किया गया सो दैट हम अपनी कंट्री को ग्लोबल लीडर बना सके टेक्निकल टेक्सटाइल में। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट साइज है टेक्निकल टेक्सटाइल का वो 15 से 20% बढ़ेगा, और हमारा 2024 तक इससे हमें 40 से 50 बिलियन डॉलर भी हमारा जो मार्केट साइज है वो बढ़ेगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं, दैट इज द स्टील इंडस्ट्री। अभी क्या गवर्नमेंट मतलब कि प्लान करी कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टील पॉलिसी लेके आएगी सो दैट हम अपना आत्मनिर्भर भारत को पुश कर सके स्टील सेक्टर में। अभी क्या है, इसका एम यही है कि देखो आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा एम ये कि हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके और अपने इंडिया में जो स्टील सेक्टर है और उसको में हम सेल्फ रिलायंट बन सके। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। इसकी वजह से सेक्टर जो स्टील सेक्टर है वो नियर अबाउट 2.3% कंट्री की जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्या क्या सुजेशंस हैं हमारे इसमें, गवर्नमेंट एग्जामिनिंग बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। देखो इम्पोर्ट्स मतलब सिंपल बात है कि बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स वो ड्यूटी होगी, कोई कुछ टैक्स होगा जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगेगा इन एडिशन टू कस्टम। मतलब कि आपको पता है जो भी इंपोर्ट होता है गुड्स उस पर कस्टम ड्यूटी तो लगती है, लेकिन उसमें कुछ बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स भी लगेगा जब वो स्टील के प्रोडक्ट एंट्री होंगे। ठीक है, ये हम क्यों लगा रहे हैं, सो दैट हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना सके हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए। WTO अलाउ करता है कि हम कुछ टाइप ऑफ इंटरनल टैक्स को लगा सकते हैं बॉर्डर पे अंडर कुछ कंडीशन, जैसे अगर वो टैक्स हम अप्लाई करें इक्वली टू इम्पोर्ट्स एंड लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे। टैक्स को प्रोडक्ट पे लगता है ना ही डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, और टैक्स में हम एक्सपोर्ट्स को सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। राइट, अब आप देख सकते हो हमारी क्या ऐसा स्टील सेक्टर में क्या चीज़ें हैं जो हमारे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करिए। तो फाइनेंसिंग की कमी है बहुत ज़्यादा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, टैक्सेस, ड्यूटीज ऑन आयरन और इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, कोल पे क्लीन एनर्जी सेस लगते हैं, जिसकी वजह से हमें नियर अबाउट 80 से जो 100 जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट इतना डिसएडवांटेज होता है। इंडिया की स्टील एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में क्या ट्रेंड हम देख सकते हो। 2017 में हमने 10.9 क्या किया एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट कितना किया 7.9, 18 में आप देख सकते हो, 19 में देख सकते हो, और फिलहाल हमने 1.5 क्या किया एक्सपोर्ट किया और 2.5 हमने क्या किया इम्पोर्ट किया है। फाइन, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए स्टील इंडस्ट्री को, सबसे पहले एक मिशन पूर्वोदय स्टार्ट किया गया, आई थिंक हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। इस मिशन को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, किसके साथ पार्टनरशिप करके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ज्वाइंट प्लांट कमेटी के साथ, सो दैट हम क्या कर सके ईस्टर्न इंडिया को डेवलप कर सके थ्रू इंटीग्रेटेड स्टील हब कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इस स्कीम में हम उड़ीसा में भी चलेगी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में चलेगी। इसका ये कि हम क्या कर सके स्टील प्रोड्यूसर्स की कम्पिटिटिवनेस को ओवरऑल कम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सके, उनकी कैपेसिटी ऐड कर सके इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। इसके अलावा DMINSP पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, सो दैट हम क्या कर सके डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट ला सकें, और जो इम्पोर्टेड स्टील जो क्वालिटी लो क्वालिटी आती है उसके यूज़ को रिड्यूस कर सकें इन गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट। इसके अलावा ये जो DMINSP है ये आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको एंटिटीज मैन्युफैक्चर करती हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं या फिर जो इंडिया में एस्टेब्लिश होते हैं इंक्लूडिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एप्लीकेबल है टू ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एप्लीकेबल है टू सप्लाई आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स जिनका एस्टिमेटेड वैल्यू होती है 25 करोड़ से ज़्यादा। 2020 में एंटी डंपिंग ड्यूटी इनके इंपोर्ट्स पे लगाई गई है, जो स्पेशली चाइना, वियतनाम और साउथ कोरिया, मतलब कि चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया से अगर कुछ स्टील प्रोडक्ट्स और आते हैं तो उन पर कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी को लॉन्च की गई थी, जिसका यही था कि इंडिया की जो स्टील मेकिंग कैपेसिटी है उसको हमने 2030 तक 300 मिलियन टन तक बढ़ा के लेके जाना है। इसके अलावा कुछ और रिलेटेड न्यूज़ है, देखते हैं हम। एक काम करते हैं, जो रिलेटेड न्यूज़ है अपनी नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। आज लगता है वीडियो पसंद आई लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।